गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक फल पढ़ेंगे या प्रायोगिक रिजल्ट, क्या इसके रिजल्ट आए। इसका मतलब है कि जो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे थे, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए के बारे में हर्ज ने प्रयोग किए, हॉलबॉस्ट ने प्रयोग किए, लेनार्ड ने प्रयोग किए, लेनार्ड और मिल्टन ने अलग अलग प्रयोग किए। तो इनके प्रयोगों के आधार पर क्या जो हमको रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट क्या थे, उनसे क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा पढ़ी थी, तापायनिक उत्सर्जन और क्षेत्र उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था, कार्यफलन के बारे में पढ़ा था। तो दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इसको कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का या उचित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो यानी जब धातु की सतह पर उचित ऊर्जा का प्रकाश पड़ेगा, उचित ऊर्जा का मतलब कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा का प्रकाश आवश्यक है, तो वो उस ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन। तो जब धातु की सतह पर कार्यफलन से के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं और ये घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सर्वप्रथम हर्ज ने इसकी खोज की थी और इस पर प्रयोग, हर्ज के प्रयोग है इस पर, या हॉलबॉस, हर्ज, लेनार्ड, मिल्टन, इनके प्रयोग हैं। तो यहाँ पर हम लेनार्ड और मिल्टन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो प्रयोग है उसके प्रायोगिक परिणाम पढ़ेंगे कि इसके प्रायोगिक परिणाम क्या थे, इससे क्या हमको रिजल्ट मिले, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेनार्ड और मिल्टन ने क्या किया, एक निर्वातित बल्ब लिया, वैक्यूम बल्ब लिया, ये है वैक्यूम बल्ब। इस बल्ब पर एक खिड़की है, ये विंडो W, और इस विंडो से जो है प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है। ये इस विंडो से क्या हो रहा है, ये प्रकाश जो है अंदर आ सकता है। इस वैक्यूम बल्ब के अंदर धातु की दो प्लेटें हैं, एक प्लेट कैथोड की भांति और एक प्लेट एनोड की भांति व्यवहार करती है। इन दोनों प्लेटों का संबंध हम बैटरी की धन और ऋण प्लेटों से कर देते हैं। यहाँ पे ये बैटरी की ऋण प्लेट, ये बैटरी की धन प्लेट है, इनसे कर देते हैं। इस बल्ब में एक तो यहाँ पर इस निर्वातित बल्ब के साथ हमने एक धारा को पढ़ने के लिए मिली एमीटर और विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है, और यहाँ पर एक विभव विभाजक लगा है। यहाँ पे ये क्या है, विभव विभाजक है ये। तो ये विभव विभाजक के साथ हमने यहाँ पर एक दिक् परिवर्तक लगा रखा है और ये कुंजी है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, लेनार्ड और मिल्टन ने इस बल्ब से जुड़ी जो खिड़की है, विंडो, ये W, इससे जो है भिन्न भिन्न आवृत्ति और भिन्न भिन्न तीव्रता के प्रकाश को इस कैथोड प्लेट C पर आपतित किया। C जो है कैथोड प्लेट है, P क्या है, एनोड प्लेट है। तो और जब उन्होंने इस पर भिन्न भिन्न आवृत्ति और भिन्न भिन्न तीव्रता के प्रकाश को आपतित किया, तो हर बार इन्होंने ये देखा कि इस कैथोड से निकलने वाले जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी थी, और यहाँ पर जो प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित हुई होगी वो धारा क्या थी, कितनी थी। तो हर बार माने अलग अलग तीव्रता और अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को डालने पे यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्राप्त प्रकाश वैद्युत धारा को नापा गया, और ये देखा गया कि तीव्रता का धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीव्रता का इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है, या आवृत्ति का धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति का अधिकतम गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में ये देखा गया यहाँ पर इस प्रयोग के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे इसमें
कि तीव्रता का प्रभाव। तीव्रता का प्रभाव। इसके लिए क्या किया गया कि इस खिड़की से यहां से अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डाला गया, परंतु हर बार आवृत्ति एक समान रही, यानी अचर आवृत्ति का और अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डाला गया। तो माना यहां से न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला गया और अलग अलग टाइम पे इस प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया गया। तो ये देखा जाता है कि जब यहां पर प्रकाश डाला गया तो इस कैथोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। माना हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला गया कि इससे वो उस आवृत्ति के संगत जो ऊर्जा रहेगी उस ऊर्जा के प्रकाश ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित किया। ठीक है, यानी कार्यफलन से अधिक ऊर्जा का जब प्रकाश डाला गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अब यहाँ पर क्या किया गया, प्रकाश की तीव्रता को बदला गया और हर बार प्रकाश की आवृत्ति एक समान है। तो यहाँ पर यह पाया गया कि जब तीव्रता हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ता है। ये इससे पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पर ये कि जब यहाँ पर किसी तीव्रता का प्रकाश डाला गया तो प्रकाश डालने पे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अब अगर ये जो प्लेट P है, अगर ये प्लेट P इस कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर है तो यहाँ से प्रति सेकंड निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो हैं प्लेट की ओर आकर्षित होने लगे। जैसे जैसे हम प्लेट P का धन विभव बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ से प्रति सेकंड यहाँ प्लेट P कैथोड से प्लेट P पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड बढ़ती आती है। ठीक है, जब जैसे जैसे प्लेट P का धन विभव बढ़ा जाता है वैसे वैसे क्या होता है, कैथोड से प्लेट P की ओर प्रति सेकंड चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती आती है। तो माना जब इसका विभव था सपोज 50 वोल्ट प्लेट P का विभव, तो यहाँ से माना प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे थे, तब इसका विभव क्या गया 60 वोल्ट बढ़ा के। तो अब क्या होगा, प्रति सेकंड और अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर प्लेट का धन विभव बढ़ाने पे प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या C से P पे बढ़ रही है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि जब यहाँ पर ये विभवांतर बढ़ रहा है तो यहाँ पर धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। माना यहाँ पर पहले I तीव्रता का प्रकाश आपतित किया गया और तब यहाँ पर प्लेट P का धन विभव बढ़ाया गया। तो धन विभव को बढ़ाने पर यहाँ पर धारा का मान बढ़ता है। ये इस ग्राफ से प्रकट हो रहा है कि जैसे जैसे हम धन विभव बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ धारा का मान बढ़ता है। ये शुरू में धारा का मान बढ़ता है और एक समय के बाद धारा का मान क्या हो जाता है, ये अचर हो जाता है। प्रारंभ में प्लेट P का धन विभव बढ़ाने पर यहाँ धारा का मान बढ़ता है और एक प्लेट P के एक निश्चित धन विभव पर क्या होता है, यहाँ पे धारा का मान बढ़कर अधिकतम हो जाता है। उसके बाद प्लेट P के विभव को और अधिक बढ़ाने पे यहाँ धारा का मान नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए कि जैसे यहाँ पर प्लेट P का विभव है 50 वोल्ट, तो उस समय यहाँ से यहाँ माना जो इलेक्ट्रॉन बहे उनके कारण यहाँ पर माना 1 मिली एम्पियर की करंट प्रवाहित हुई। फिर इसको 51 वोल्ट किया गया तो करंट और बढ़ी, 52 वोल्ट किया गया और करंट बढ़ी। अब इसका अर्थ क्या है कि जब इसका विभव 60 वोल्ट किया गया होगा तो उस समय यहाँ पर धारा अधिकतम होगी। मतलब उस समय कैथोड से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे यहाँ पहुँच जा रहे हैं। शुरुआत में क्या अर्थ था, जब धारा बढ़ रही थी, माना यहाँ पर प्रति सेकंड निकल रहे थे 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और यहाँ प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन। जब इसका विभव क्या था 50 वोल्ट। अब आपने विभव क्या कर दिया प्लेट का 51 वोल्ट। यहाँ से प्रति सेकंड कितने निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या हम ये मान सकते हैं यहाँ पर हम प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से कैथोड से, पर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं
10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। अब जब इसका प्लेट पी का विभव बढ़ा के हमने करते 51 वोल्ट या 52 वोल्ट, तो उसका मतलब है कि अब यहाँ कैथोड से जो 100 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, उनमें से अब कुछ ज़्यादा, उससे क्या हो रहा है, क्या प्लेट पी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 नहीं बल्कि क्या होगी, अब प्रति सेकंड 20 होगी या 30 होगी। अर्थात जैसे जैसे हम प्लेट पी का विभव बढ़ाते हैं, धन विभव बढ़ाते हैं, तो कैथोड से प्लेट पी पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती आती है। शुरू में बढ़ती है, पर एक स्थिति ऐसी आती है जब कैथोड से प्रति सेकंड निकले हुए 100 के 100 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्लेट पी पर भी पहुंच जाते हैं। यानी प्लेट पी पर भी अब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कैथोड से निकले, उतने के उतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्लेट पी पर पहुंच गए। तो ये प्लेट पी के विभव को जब हम बढ़ाते हैं तो एक निश्चित विभव पर, प्लेट पी का विभव जब एक निश्चित विभव पर पहुंच जाता है, तो कैथोड से प्रति सेकंड निकले हुए इलेक्ट्रॉन प्लेट पी पर प्रति सेकंड पूरे के पूरे पहुंच जाते हैं। उस समय धारा बढ़ के क्या आती है, यहाँ पे अधिकतम हो जाती है। और तब प्लेट पी के विभव को और अधिक बढ़ाने पे यहाँ पे धारा का मान नहीं बढ़ता है। अब प्लेट पी का विभव 60 के यहाँ पे 70 वोल्ट कर दो, 80 वोल्ट कर दो, कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि अब प्रति सेकंड यहाँ से 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो यानी जब प्लेट पी का विभव एक निश्चित विभव को प्राप्त कर लेता है और उस समय धारा का मान अधिकतम हो जाता है, उसके बाद प्लेट पी के विभव को और बढ़ाने पे धारा का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि तब कैथोड से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती नहीं है। तो ये यहाँ पर दिखा रखा हमने कि एक प्लेट पी के एक निश्चित धन विभव पे यहाँ धारा का मान क्या हो गया, बढ़कर अधिकतम हो गया। इसके बाद ये नहीं बढ़ रहा है। इस अधिकतम धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा, संतृप्त धारा या संतृप्त प्रकाश धारा। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर हमने देखा कि प्लेट पी का विभव बढ़ाने पे धारा शुरुआत में बढ़ी, प्लेट पी के एक निश्चित धन विभव पे धारा बढ़ के अधिकतम हो गई, उसके बाद प्लेट के विभव को, धन विभव को और बढ़ाने पे धारा का मान और ज्यादा नहीं बढ़ा। वो इससे पता चल रहा है ये ग्राफ से। शुरू में धारा का मान बढ़ा था, उसके बाद अचर हो गया। अब हम प्लेट पी के विभव को घटाते हैं। तो यदि हम प्लेट पी के विभव को ऋणात्मक कर दें, अब वो करते हैं हम यहाँ पे दिक् परिवर्तक की सहायता से। दिक् परिवर्तक के द्वारा क्या करते हैं, प्लेट पी का जो धन विभव है उसको ऋण विभव कर देते हैं। तो जब प्लेट पी के विभव को कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पे रखते हैं, तो जब प्लेट पी को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पे रखेंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय कैथोड से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्लेट पी के ऋण विभव पे होने के कारण प्रतिकर्षित कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होगी वो यहाँ प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाएंगे, वो इसके द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये समय ऋण वोल्टेज पे है। परंतु कैथोड से निकले हुए कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रहते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, तो कैथोड से निकले हुए केवल अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, प्लेट पी तक पहुंच पाते हैं, और तब यहाँ पर कुछ धारा बहती है, पर वो धारा कम हो गई है। तो जब प्लेट पी को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पे रखते हैं तो धारा का मान घटने लगता है, क्योंकि तब कैथोड से निकले हुए कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट पी के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, केवल अधिक गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन ही प्लेट पी पर पहुंच पाते हैं। ऐसा होने पे धारा का मान अब घटने लगता है। तो प्लेट पी का है ऋण वोल्टेज, तो ऋण वोल्टेज को हम यहाँ दिखा रखा है। तो जब प्लेट पी को ऋण विभव दिया तो धारा का मान क्या हो गया, अब यहाँ घटने लगा। जब प्लेट पी को धन विभव दिया तो प्लेट पी का धन विभव ये है। जब प्लेट पी को ऋण विभव दिया तो ऋण विभव ने यहाँ दर्शा रखा है। तो प्लेट पी को ऋण विभव देने पे धारा का मान क्या होने लग गया, घटने लग गया। तो प्लेट पी के ऋण विभव को लगातार यदि हम बढ़ाते जाएं तो ऐसा करने पे क्या होगा, कैथोड से निकले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चाहे अधिक गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, वो प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाएंगे जब प्लेट पी का ऋण विभव बढ़ाया जाए। तो प्लेट पी के ऋण विभव को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा ऋण विभव प्राप्त होगा प्लेट पी पर जिस पर कैथोड से निकले हुए अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, वो विभव ये है कि इस प्लेट पी का ये है वो ऋण विभव, V0 से हमने इसको शो कर रखा है। तो इस प्लेट का
वह ऋण विभव जिस पर कैथोड से निकलने वाले अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे ऋण विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल या स्तब्ध विभव। स्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। तो निरोधी विभव या स्तब्ध विभव क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि प्लेट पी को दिया गया, प्लेट पी को कैथोड के सापेक्ष दिया गया वह ऋण विभव जिस पर प्लेट धारा शून्य हो जाती है, क्योंकि उस समय यहाँ से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, प्लेट धारा या प्रकाश धारा शून्य हो जाती है। तो प्लेट पी को कैथोड के सापेक्ष दिया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है और कैथोड से प्लेट पी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता, ऐसे विभव को निरोधी विभव कहते हैं। और इस विभव पर कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। देखिए कैसे माना इस प्लेट पी का निरोधी विभव है V0। इसका अर्थ है कि V0 जब इसका विभव होगा, ऋणात्मक विभव होगा, उस समय जो है कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेगा और धारा शून्य हो जाएगी। चाहे कैथोड से अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे वो प्लेट पी के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जा रहे होंगे, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्लेट पी से जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मान कितना होगा, तो प्लेट पी से कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के से हम इसको दर्शाते हैं और इसका मान होगा इस प्लेट का विभव V0, ये निरोधी विभव, इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश E। V0 ये क्या है, ये है कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। E के मैक्स भी लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड। तो अब देखिए इसमें, और यदि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा की जो इलेक्ट्रॉन निकले उनका वेग भी अधिकतम होगा, तो उनका वेग कैसे हम निकालेंगे, तो माना इनका अधिकतम वेग है V मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन निकले उनका अधिकतम वेग है V मैक्सिमम, अधिकतम वेग। तो इसको हम कैसे करेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसे, अधिकतम वेग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा V0, और अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर V के स्थान पे क्या आएगा, उस अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग, तो उसका वेग मान रखा हमने V मैक्सिमम। तो E के स्थान पर आएगा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा V0। तो अर्थात हम निरोधी विभव V0 के द्वारा कैथोड से उत्सर्जित होने वाले अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की चाल या वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अब यदि यहां पर हम क्या करें, हमने तीव्रता रखी थी I और धीरे धीरे हमने प्लेट पी के धन विभव को बढ़ाया था, फिर हमने इसको ऋण विभव लग दिया। अब यदि हम ये करें कि इस आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम दुगना कर दें, I के पे 2I कर दें, ठीक है, तो यदि हम तीव्रता दुगनी कर दें तो ये पाया जाता है कि यहाँ पर धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है।
परंतु तीव्रता दुगनी कर देने पर इस निरोधी विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, यदि हम तीव्रता को दुगना या तिगुना कर दें तो धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ जाता है, पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसमें ये जब तीव्रता 2I थी तो उस समय क्या हुआ, विभवांतर बढ़ने पे धारा का मान इस I तीव्रता वाले धारा की तुलना से के अनुपात में की तुलना में बढ़ गया। जब तीव्रता 3I हुई तो 3I के टाइम पे जो धारा है वो I तीव्रता वाले टाइम से कुछ ज़्यादा हो गई है। तो यानी तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान, इस प्रकाश धारा का मान बढ़ जाता है, पर इसमें निरोधी विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे ये सिद्ध होता है, निरोधी विभव से हम क्या निकाल रहे हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा की तीव्रता का प्रभाव निरोधी विभव पे नहीं पड़ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि तीव्रता परिवर्तित करने पर कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात तीव्रता का प्रभाव इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर नहीं पड़ता है। अब जो है इसके बाद आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव इसमें क्या करेंगे कि यदि हम इस खिड़की से अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश डालें, तीव्रता एक समान रखें हर बार और अलग अलग आवृत्ति का, माना पहले हमने न्यू आवृत्ति का प्रकाश यहां से अंदर की ओर भेजा इसमें कैथोड पे, तो जब हम इस पे अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो ये पाया जाता है कि इससे जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव भी बढ़ जाता है। अभी हमने ये देखा था ग्राफ में, इस वाले में कि निरोधी विभव था V, तो माना इस समय आवृत्ति क्या थी, इसमें आवृत्ति थी न्यू। तो इसमें हमने देखा था कि तीव्रता थी I, 2I, 3I, तो तीव्रता को बढ़ाने पे निरोधी विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब अगर हम क्या करें, उस समय माना जब तीव्रता I, 2I, 3I थी उस समय माना आवृत्ति क्या थी, न्यू थी, वो कांस्टेंट थी। और अब यदि हम आवृत्ति को बढ़ा दें, न्यू की जगह पे हम क्या कर दें, 2 न्यू कर दें, तो आवृत्ति को बढ़ाने पर क्या होता है, यहाँ पर धारा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आवृत्ति को बढ़ा देने पर ये जो है निरोधी विभव परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ है कि आवृत्ति परिवर्तित कर देने पे, क्योंकि निरोधी विभव परिवर्तित हो गया है, इसका अर्थ है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, उस समय अधिकतम गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि आवृत्ति को परिवर्तित कर देने पर इस समय परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित होने लगती है, जबकि न्यू आवृत्ति पे निरोधी विभव था V0, अब हमने आवृत्ति परिवर्तित कर दी, 2 न्यू कर दी, तो ऐसा होने पर अब निरोधी विभव हमको V0 प्राप्त नहीं होता बल्कि कुछ अलग आता है। ये वाला ग्राफ देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है कि जब आवृत्ति थी न्यू1, ठीक है, न्यू1 सबसे कम आवृत्ति है, न्यू2 और अधिक आवृत्ति, न्यू3 सबसे अधिक आवृत्ति है। तो जब कम आवृत्ति का प्रकाश इस पे पड़ा तो उस समय निरोधी विभव क्या है, सबसे कम है, और जब हमने आवृत्ति बढ़ा दी तो निरोधी विभव बढ़ गया। तो इसका अर्थ है कि आवृत्ति बढ़ाने पे निरोधी विभव बढ़ गया है, तो अर्थात आवृत्ति बढ़ाने पर कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि निरोधी विभव से हम क्या निकाल रहे थे, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये निरोधी विभव से क्या प्राप्त होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के अनुक्रमानुपाती है। तो आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ जा रहा है,
तो इसका अर्थ है अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो ये देखा गया इसमें कि जब लगातार अधिक से अधिक आवृत्ति का प्रकाश कैथोड पे आपतित किया जाता है तो ऐसा होने पर कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। यानी कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये जो है आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। और यही इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जब कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ा तो निरोधी विभव कम, जब अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ा न्यू2 का तो निरोधी विभव और बढ़ गया, जब और अधिक आवृत्ति न्यू3 का प्रकाश पड़ा तो निरोधी विभव और बढ़ गया। तो निरोधी विभव लगातार बढ़ रहा है, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी लगातार बढ़ रही होगी। और ऐसा होने पर हम ये कह सकते हैं कि कैथोड से निकले हुए प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना में कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसमें यदि हम अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचे, जैसे हमने देखा इसमें कि अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है। यदि हम इसके बीच ग्राफ खींचें तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार की। यहां पर हम आवृत्ति और अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बीच हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं। तो क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है तो इसमें हमें एक सरल रेखा मिलती है इसमें आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के बीच। तो ये है वो सरल रेखा। और इसमें देखते हैं कि जैसे अगर हम इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये आवृत्ति जो ये आवृत्ति वाली अक्ष है, इस आवृत्ति वाली अक्ष को किसी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो माना ये वाली जो आवृत्ति है ये आवृत्ति है न्यू0, ये है न्यू1, ये है न्यू2, ये है न्यू3। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ी वैसे वैसे अधिकतम गतिज ऊर्जा भी क्या भी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती रही। परंतु इस न्यू0 आवृत्ति पर गतिज ऊर्जा घट के क्या हुई है, शून्य हो गई है। अर्थात प्रत्येक धातु के पर जो है अगर हम लगातार बढ़ती हुई आवृत्ति का प्रकाश डालें तो उस धातु से लगातार अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। पर एक न्यूनतम आवृत्ति ऐसी होती है जिसके लिए धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो यानी अगर इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ जाए, जैसे न्यू0 से कम इतनी आवृत्ति का प्रकाश पड़ जाए तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। ठीक है, जैसे अगर आवृत्ति इतनी हो जाए या इतनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक है। पर गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब धातु पर एक न्यूनतम आवृत्ति न्यू0 से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और ये जो न्यूनतम आवृत्ति है, जिस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, देहली आवृत्ति। तो इतनी तो प्रत्येक धातु के लिए इसका मान अलग अलग होता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु पर आपतित होने पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना शुरू होने लगती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस आवृत्ति पे क्या होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की शून्य होगी। ठीक है, यदि
इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा धातु पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक आ रही, जो कि संभव नहीं है। और यहां पर इस आवृत्ति के संगत जो ऊर्जा है, माना आवृत्ति ν0 है तो इसके संगत जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा होगी h ν0। तो ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जिस ऊर्जा का प्रकाश यदि धातु पर आपतित हो तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसका प्रकाश धातु पर आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन। इसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो देखिए इसमें कि जो आवृत्ति और गति ऊर्जा के बीच हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा का जो समीकरण है वो y = mx + c से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो y क्या है, y मतलब ये y वाला, इस y वाला पे जो हमने लिया है यानी E के, यहाँ पर y के संगत क्या आएगा, गतिज ऊर्जा। x का मतलब जो हमने x अक्ष पे ले रखा क्या, आवृत्ति। तो माना हम यहाँ पे x के पे हम आवृत्ति न्यू ले लेते हैं। ठीक है, आवृत्ति को न्यू से प्रकट कर रहे हैं। m मतलब इस रेखा की ढाल या प्रवणता। तो माना इस रेखा की प्रवणता को हम m से ही प्रकट कर रहे हैं, तो m क्या है, इस रेखा की प्रवणता। ये कैसे निकालते हैं, हम ये देखते हैं रेखा इस x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये इस रेखा की प्रवणता को प्रकट करेगा। और प्लस c क्या है इसमें, इस रेखा द्वारा इस y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, तो अंतःखंड ये है इस समय। ठीक है, तो माना यहां से लेके यहां तक इस भाग की लंबाई है b, तो हम इसको, क्योंकि ऋणात्मक ऋण y अक्ष पे है तो इसको हम ऋण b लिख देंगे। तो ये जो है इस समय गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच का संबंध है। अब अगर हम इसमें ये कर दें, हम देख रहे हैं कि जब न्यू का, इस आवृत्ति न्यू का मान ν0 हो जा रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट के 0 हो जा रही है। तो जब क्या कर दें हम, न्यू इक्वल टू ν0, तो तब जो है E के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों मान इस समीकरण नंबर 1 में अगर हम रखें तो हमारे पास प्राप्त होता है, इसमें जब हम ये दोनों मान रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 बराबर m ν0 माइनस b। तो ये b बराबर आ जाएगा m ν0। ठीक है, तो m क्या है, इस रेखा की प्रवणता है। और तब जो है ये समीकरण नंबर, अगर हम इसको समीकरण मान लें तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, समीकरण नंबर 1, तो तब समीकरण 1 का जो रूप होगा वो हो जाएगा b का मान अगर हम यहाँ रख दें समीकरण नंबर 1 में, तो ये आएगा E के बराबर m ν0 माइनस m माइनस m ν0। ठीक है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर ये क्या आ गई, कुल आपतित ऊर्जा, और ये भी क्या होगी, ऊर्जा ही होगी, पर ये ऊर्जा होगी देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा। ठीक है, ये वाली ऊर्जा। तो इसमें जो ये ऊर्जा है m ν0, इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा पर क्या हो रहा है, इस ऊर्जा पर गतिज ऊर्जा 0 हो जा रही है। ठीक है, और इस ऊर्जा से कम ऊर्जा का प्रकाश आपतित होने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा धातु से। तो अब हम इस पे इस B को परिभाषित कर रहे हैं कि B क्या है, B जो है देहली आवृत्ति के संगत वह न्यूनतम ऊर्जा है जिस न्यूनतम ऊर्जा से कम ऊर्जा का प्रकाश धातु पर आपतित होने पर धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और इस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं क्या, कार्यफलन। यानी जब इतनी ऊर्जा का प्रकाश धातु पर आपतित होगा तब जाके ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इस ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन।
तो प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन के मान अलग अलग होते हैं। तो कार्यफलन की परिभाषा क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके संगत प्रकाश धातु पर पड़ने पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना शुरू हो जाती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे ई के का ये मान आ गया m, और ये न्यू माइनस न्यू जीरो। न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू जीरो देहली आवृत्ति, ये इसका मान हो गया। या इसको हम देहली आवृत्ति या स्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं इसको हम। इसके बाद अब अगर लेनार्ड और मिल्टन ने जो अपने निर्वातित बल्ब में कैथोड प्लेट ली थी, तो उन्होंने अगली बार में क्या किया, उन्होंने कैथोड प्लेट को अलग अलग धातु से चेंज किया। ठीक है, कभी जिंक की प्लेट लिया, कभी किसी और धातु की प्लेट लिया। तो ये देखा उन्होंने कि अलग अलग धातु की प्लेटों को कैथोड के रूप में लेने पर हर प्लेट के लिए कार्यफलन का मान क्या आता है? अलग अलग आता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ग्राफ दर्शाएं, ये आवृत्ति और अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच अगर हम ग्राफ दर्शाएं और अलग अलग धातु की प्लेट लें, तो हर बार क्या होता है, वो गतिज ऊर्जा और आवृत्ति न्यू के बीच जो है हर बार सरल रेखा ही प्राप्त होती है। परंतु अलग अलग धातु की प्लेटों को लेने पर जो है, ये जैसे पहली धातु की प्लेट है उसके लिए सरल रेखा आई, दूसरी धातु की प्लेट ये है उसके लिए सरल रेखा ये आई, तीसरी धातु की प्लेट ये है माना, इसके लिए सरल रेखा ये आई। तो ये सरल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर आती हैं। और जैसे पहली धातु की प्लेट लेने पे इसके लिए जैसे यहाँ पर देहली आवृत्ति आ गई न्यू 1 न्यू 0 डैश, इसके लिए देहली आवृत्ति कुछ और आएगी, न्यू 0 डबल डैश, इसके लिए देहली आवृत्ति क्या आएगी, कुछ और आएगी। अर्थात अलग अलग धातु की प्लेटों पर यदि क्या किया जाए, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए जिससे कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना हो सके, तो अलग अलग धातुओं पर यदि प्रकाश डालें तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा था कि बी क्या दर्शा रहा है, कार्यफलन। तो इस पहली धातु के लिए कार्यफलन ये है, दूसरी धातु के लिए कार्यफलन ये है, और तीसरी धातु के लिए कार्यफलन ये है। तो अलग अलग धातु की प्लेटों को कैथोड के रूप में लेने पर हर धातु के लिए देहली आवृत्ति और कार्यफलन के मान अलग अलग आते हैं। और जब धातु की प्लेट पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश या देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो तत्काल उससे क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होता है। अर्थात धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती है, टाइम लैग नहीं होता, कोई समय का इसमें समय नहीं लगता इस प्रक्रिया में। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना में किसी भी प्रकार का समय नहीं लगता है। जैसे ही उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु पे पड़ता है, तत्काल क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो लेनार्ड मिल्टन के इन प्रयोगों के आधार पर, लेनार्ड मिल्टन ने अपने इन प्रयोगों के आधार पर जो है कुछ नियम दिए, जिन्हें हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। अब यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम हैं उनको बता रहा हूँ मैं, जो कि लेनार्ड और मिल्टन ने दिए हैं अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जब अधिक तीव्रता का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अधिक होती है, यानी प्रति सेकंड अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब कम तीव्रता का प्रकाश पड़ता है तो प्रति सेकंड कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। दूसरा नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वो जो है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर
नहीं करती है। ठीक है। तीसरा, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चाहे अधिक तीव्रता का प्रकाश डाला जाए, चाहे कम तीव्रता का प्रकाश डाला जाए, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा E होगी वो क्या रहती है, अचर रहती है, उस पर तीव्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा नियम है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E वो जो है आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कि जब अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जब कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। चौथा, कि धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस समय इस प्रक्रिया में कोई समय पश्चता नहीं होती है। इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती है। और इसका पांचवा नियम कि धातु की सतह पर जब एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तभी जाके क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू होता है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु की सतह पर पड़ते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। और इसके संगत जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसका प्रकाश धातु की सतह पर पड़ते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। और अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। ये हैं हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जो लेनार्ड और मिल्टन ने अपने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के जो परिणाम उनको मिले उनके आधार पर उन्होंने ये नियम दिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 2 नंबर का ये। जो अगला वीडियो होगा हमारा, उसमें हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।